हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं जो टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है रीट पिटीशन का। रीट पिटीशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, या फिर मैं ये कहूँ कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें रीट पिटीशन के टॉपिक से क्वेश्चन ना आए। रीट पिटीशन आर्टिकल 32 कवर करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, विच इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से जो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिली हुई हैं उसमें से 6 फंडामेंटल राइट है जो वो आर्टिकल 32 कवर करती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ हैं। हमें रेमेडीज़ तब मिलती हैं जब हमारी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ हो, और उस रेमेडी का नाम है रिट पिटीशन। बेसिकली जो रिट है उसका मतलब होता है ऑर्डर या कमांड। ये ऑर्डर और कमांड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देता है। ये सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है और हाई कोर्ट भी। अगर ये हाई कोर्ट दे रहा है तो आर्टिकल 226 कवर हो रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट दे रहा है तो आर्टिकल 32। जनरली जो आपने देखा होगा वो केस, कोई भी केस जो है वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स में फाइल होता है। जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपील जाती है। लेकिन जो ये रिट पिटीशन है ये एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा वेपन है जिससे हम केस जो फाइल है वो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। जो पिटिशनर है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। पिटिशनर उसे कहते हैं जो रिट पिटीशन फाइल करता है। ठीक है, तो पहले हम ये देख लें भी रिट्स की टाइप्स क्या होती हैं। मतलब हम रिट्स कैसे कर सकते हैं फाइल। तो सबसे पहले है हैबियस कॉर्पस। हमारी जो आज की वीडियो है वो पूरी हैबियस कॉर्पस पे ही है। आज हम इसको ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड मैंडमस, थर्ड प्रोहिबिशन, फोर्थ सर्शियोररी, फिफ्थ क्यू वारंटो। अब हम पहले हैबियस कॉर्पस डिस्कस करने से पहले हम ये तो जान लें भी आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में डिफरेंस क्या होता है। ये डिफरेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने कई बार देखा है बहुत से बच्चों को रिट के नाम याद होते हैं लेकिन ये बेसिक उनको चीज़ नहीं पता होती 32 और 226 में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम सभी रिट्स को डिटेल में पढ़ने से पहले इनका डिफरेंस देख लें। जो आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट में लिया जाता है और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के। जनरली आपने ये सुना होगा, सभी ये पढ़ा भी होगा भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो ज़्यादा पावरफुल होता है हाई कोर्ट में। कोई भी ऐसा हाई कोर्ट नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल हो, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीज़न की जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा होती है। जो सभी हाई कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट होते हैं, बट इट्स एन एक्सेप्शनल पॉइंट। अब जहाँ पर आपको ये सुनने को मिलेगा बी द पावर्स ऑफ आर्टिकल 226, मतलब हाई कोर्ट की वो वाइडर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के पास लिमिटेड पावर्स हैं। आर्टिकल 32, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन तभी फाइल कर सकता है जब कोई फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में लिखी हुई है वायलेशन हो।
अगर सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया है, भी कोई एक पर्सन केस लेकर आया है, भी उसकी राइट वायलेट हुई है, लेकिन दैट्स नॉट द फंडामेंटल राइट, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को एंटरटेन नहीं करेगा, वो कर नहीं सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के केस में इट्स डिफरेंट। हाई कोर्ट के केस में हाई कोर्ट कर सकता है अगर हाई कोर्ट ने ये देखा भी फंडामेंटल राइट तो नहीं वायलेट हो रही, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो और राइट्स लिखी हुई हैं उसमें से कोई राइट वायलेट हो रही है, तो हाई कोर्ट उसके अगेंस्ट रेमेडी दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि मेरे पास तभी आओ जब आपकी कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है, बट हाई कोर्ट कहता है अगर आपकी कोई भी राइट वायलेट हुई है, चाहे वो फंडामेंटल राइट है या नहीं है, तो आप मेरे पास आ सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स एंड गुड्स एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट में एट्सेट्रा में अगर मेरी राइट का वायलेशन हुआ है तो मैं हाई कोर्ट में केस फाइल कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही पार्ट 3 के अलावा अगर कोई ऐसी प्रोविज़न गवर्नमेंट ने बना दी जो किसी और दूसरी प्रोविज़न को वायलेट करता है, तब हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं और रिट ऑफ पिटीशन फाइल कर सकते हैं। समझ में आई बात? अब हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज जुरिडिक्शन पर। रिट पिटीशन, अगर रिट पिटीशन स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, स्टेट गवर्नमेंट रिस्पोंडेंट है और आप पिटिशनर हैं, तो ये केस हाई कोर्ट में फाइल होएगा। हमें यहाँ ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो हम रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं वो किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिसके अगेंस्ट रिट पिटीशन की जा रही है वो अगर स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आती है तो फिर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो स्टेट तक ही लिमिटेड है। अगर दो स्टेट्स का एक हाई कोर्ट है तो फिर ऑब्वियसली इसका जुरिडिक्शन बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। जैसे कि महाराष्ट्र और गोवा का अकेला एक ही हाई कोर्ट है, तो ऑब्वियस इस हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है ऑल ओवर इंडिया। इसका मतलब जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा है, ठीक है। आई होप आपको आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम करते हैं हमारी पहली रिट, दैट इज हैबियस कॉर्पस, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव अ बॉडी। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका लिटरली मीन्स है टू हैव द बॉडी और टू प्रोड्यूस अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। बेसिकली ये फाइल तब की जाती है जब किसी पर्सन को रॉन्गफुली डिटेन्ड या रिस्ट्रेन किया जा रहा हो। इसके एक एग्जांपल देते हैं, रॉन्गफुली डिटेन्ड या रिस्ट्रेंड कैसे। सपोज करो उससे पहले ये जो है ये आपने आर्टिकल 21 पढ़ा होगा, आर्टिकल 22 पढ़ा होगा। तो आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर या गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अरेस्ट करता है कोई पर्सन को, तो अरेस्टेड पर्सन के भी कोई राइट्स होते हैं।
उसको अपने लॉयर से कंसल्ट करने का राइट होता है, और भी राइट्स होते हैं, और उस पर्सन के फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो पर्सन अरेस्ट हुआ है ना। तो अगर ऐसा नहीं किया, अगर कोई गवर्नमेंट ने, एक पुलिस ऑफिसर ने अपने किसी दुश्मन को या किसी एक पर्सन से, कोई और पर्सन से कुछ पर्सनल फाइट्स चल रही हैं और उसने उसे गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया विदाउट एनी लीगल जस्टिफिएबल रीज़न, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने अरेस्ट करके रखा है एक पर्सन को विदाउट एनी जस्टिफिएबल रीज़न अनलीगली, तो वहाँ पर उसका आर्टिकल 21 जो कि है राइट ऑफ लिबर्टी वायलेट हो रहा है। तो इस केस में अगर वो एक लेटर भी लिखकर, ध्यान में रखना लेटर, इफ वो उस कंडीशन में है, अगर वो उस कंडीशन में है, अगर एक लेटर भी लिखकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को मेल कर दे, पोस्ट कर दे, तो जो उसने लिखा है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे रिट पिटीशन कंसीडर करेगी, और फिर हाई कोर्ट एक ऑर्डर इशू करेगी कि जिसका लेटर आया है उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए, ठीक है। और अगर वो पर्सन सपोज करो लेटर लिखने की कंडीशन में नहीं है, तो उसके बिहाफ से कोई और भी लेटर लिख सकता है, कोई और पर्सन, जैसे कि कोई हस्बैंड लिख दे अपनी वाइफ के लिए, कोई वाइफ हस्बैंड के लिए, ठीक है। एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए लिख सकता है, वाइफ हस्बैंड के लिए लिख सकते हैं, या फादर मदर या इवन फ्रेंड भी लिख सकता है, अपने एक दूसरे फ्रेंड के लिए रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। तो इसका एक बहुत ही एक केस है जो बहुत ही कन्वेंशनल केस है, और वो बहुत ही फेमस हुआ था। जब भी हम हैबियस कॉर्पस के बारे में बात करें तो मोस्टली केस नहीं होता है, लेकिन ये केस है भंवरी देवी का केस। भंवरी देवी एक एक्ट्रेस थी, राजस्थानी मूवीज़ में काम करती थी, और वो प्रोफेशनल से, मेडिकल प्रोफेशन से भी जुड़ी हुई थी। भंवरी देवी का कनेक्शन पॉलिटिशियंस के साथ भी था। तो एक दिन वो गायब होगी, उसका कोई अता पता नहीं था। तो उसके हस्बैंड ने रिट पिटीशन फाइल कर दी, हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन फाइल कर दी उसके वाइफ के बिहाफ से। तो फिर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अभी उसे ढूंढा जाए, उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। और फिर कुछ दिनों बाद ये पता चला दैट शी इज़ डेड, उसका मर्डर हो चुका है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो जो रिट पिटीशन है वो स्टेट के अगेंस्ट भी हो सकती है और इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकती है, ओके। और अगर कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में या फिर जुडिशियल कस्टडी में है तो उसकी रिट पिटीशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। अगर कोई पर्सन पुलिस या जुडिशियल कस्टडी में है देन रिट पिटीशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड, क्योंकि पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में पर्सन को एक लॉफुल प्रोसेस के द्वारा रखा जाता है। अगर कोई भी पर्सन को पुलिस कस्टडी दी है 5 दिन की, 10 दिन की, 2 वीक्स की एट्सेट्रा, तो उसके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एक लॉफुल एक्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कोई पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करने का, प्रोड्यूस करने का, क्योंकि उसके खिलाफ हैबियस कॉर्पस आई है, तो उन्हें उस पर्सन को प्रोड्यूस करना होगा
नहीं तो उसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। अब बिफोर 44th अमेंडमेंट में 21st आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का इंसर्ट किया गया था। पहले 44th अमेंडमेंट के पहले क्या होता था, नेशनल एमरजेंसी में आपको पता होएगा भी सभी फंडामेंटल राइट्स नहीं रहती एमरजेंसी में, नेशनल एमरजेंसी में। तो 44th अमेंडमेंट के पहले क्या था, जब भी नेशनल एमरजेंसी आएगी उस टाइम पे कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, इस कारण कोई भी जो रिट पिटीशन है वो फाइल नहीं की जा सकती। लेकिन 44th अमेंडमेंट में जहाँ पर 21st आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आया गया था, इंसर्ट किया गया था, उसके हिसाब से राइट टू लिव ये वायलेट नहीं हो सकता इवन इन नेशनल एमरजेंसी। तब ये इंसर्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि नेशनल एमरजेंसी चाहे हो फिर भी रिट पिटीशन जो है वो फाइल की जा सकती है, चाहे नेशनल एमरजेंसी हो। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है किसके अगेंस्ट कौन कर सकता है रिट पिटीशन फाइल। तो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, वैसे जो कॉम्पनसेशन है जो जिस बंदे को अरेस्ट किया गया है, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, उसका जो केस रिट पिटीशन फाइल करने का मेन मोटिव होता है वो होता है भी उस पर्सन को वहाँ से छुड़ाया जाए, उसको आज़ाद किया जाए। लेकिन ये जो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन है वो जज पर कोर्ट बताती है भी ये दी जाएगी किस पर्सन को, किससे और कितनी दी जाएगी, और ये सर्कमस्टांसिस पर भी निर्भर करता है कौन से सर्कमस्टांसिस हैं ये मॉनेटरी कॉम्पनसेशन होएगी या फिर ना। ओके, तो ये मैंने आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे और हैबियस कॉर्पस से इन पॉइंट्स के अलावा कोई भी पॉइंट्स में कोई और बाहर से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। मैंने एक हैबियस कॉर्पस की आपको पूरी समरी दे दी है, सभी मेन पॉइंट्स मैंने आपसे ये 10 पॉइंट्स के द्वारा डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो इफ़ यू डू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यस also press my bell icon. Thank you. Have a nice day. Bye bye.